वीडियो देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का ये जो वीडियो सेशन है इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में, कि जब भी किसी शाफ्ट को हम डिज़ाइन करने के बारे में सोचते हैं तो वो कौन से डिफरेंट वेज़ हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी शाफ्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। सो आओ डिस्कस करें वन बाय वन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हमें शाफ्ट को डिज़ाइन करना है तो दो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली ही उसको डिज़ाइन करना है, स्ट्रेंथ बेसिस एंड रिजिडिटी बेसिस। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत, कि जब भी किसी शाफ्ट के ऊपर कुछ लोड एक्ट करेगा, वो रनिंग कंडीशन में होगी तो उसके दौरान उसके ऊपर किस किस तरह का लोड एक्ट करेगा और उस लोड के कारण किस तरह की स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अगर बात करें कि स्ट्रेंथ बेसिस पे जब हम शाफ्ट को डिज़ाइन करेंगे तो उसके ऊपर उस दौरान कुछ इस तरह से लोड एक्ट होगा, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, कि जब शाफ्ट पे कुछ लोड एक्ट हो रहा है और उस दौरान हम सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट की ही बात करें, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको निगलेक्ट कर दें। सेकंड है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, कि जब हम सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को ही कंसीडर करके शाफ्ट को डिज़ाइन करें। और तीसरा फैक्टर है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, कि तीसरे डिज़ाइन के अंदर जब हम शाफ्ट को स्ट्रेंथ बेसिस पे डिज़ाइन करें और दोनों के दोनों फैक्टर को कंसीडर करके ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों को कंसीडर करके फिर डिज़ाइन करें, तो ये तीन तरह से डिज़ाइन हम शाफ्ट को कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिज़ाइन विद फर्स्ट वन, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, कि जब हम शाफ्ट को डिज़ाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट के अकॉर्डिंगली, तो हम स्टार्टअप करते हैं फ्रॉम द टॉर्शन इक्वेशन। तो टॉर्शन इक्वेशन हमने पिछले कुछ सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट पढ़ा हमने पिछली बार, तो उसमें भी हमने पढ़ा था T अपॉन J इज़ इक्वल्स टू टाउ अपॉन R G थीटा बाई L इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जो यहाँ पे हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो इस तरह से है, T इज़ द ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क इन न्यूटन mm, किलो न्यूटन mm या मेगा न्यूटन mm के अंदर। J है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम mm पावर 4 या मीटर पावर 4 में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज शीयर स्ट्रेस, कि उस मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ट्विस्टिंग के कारण। शीयर स्ट्रेस एट द रेडियस r इन न्यूटन पर स्क्वायर mm। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द शाफ्ट इन mm। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द शाफ्ट इन mm, इसको हम mm में डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसी टॉर्शन इक्वेशन की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं अगर उनको कंसीडर कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं T अपॉन J इज़ इक्वल्स टू टाउ अपॉन R, तो मैंने वहीं से इस इक्वेशन को बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ से हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली सॉलिड और हॉलो शाफ्ट का डायमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर अ सॉलिड शाफ्ट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज J इज इक्वल्स टू पाई बाई 32 D पावर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि हमने पीछे देखा कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम कुछ चेंजेस करेंगे, इस J की वैल्यू, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उसके अंदर कुछ पुट करेंगे, तो T अपॉन J था, तो J की जगह पे हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट ऑन कर देंगे, इज़ इक्वल्स टू टाउ अपॉन R। तो यहाँ से कुछ कैंसलेशंस होंगी, T इज़ इक्वल्स टू ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट किया और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया दैट इज़ T इज़ इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब। एंड दिस इक्वेशन इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, कि जब भी किसी सॉलिड शाफ्ट की हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो इस इक्वेशन से इजीली हम कर सकते हैं। उसी के साथ जब भी हमें किसी सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना होगा तो वो भी हम इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के साथ कि अगर हमारे पास अब जो शाफ्ट है वो हॉलो हो, सॉलिड ना हो, तो उस दौरान हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे।
तो उसी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो जे की वैल्यू है वो हमारी कुछ इस तरह से डलेगी, π/32 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हमने कैपिटल डी क्या लिया है, आउटर डायामीटर ऑफ द शाफ्ट, एंड स्मॉल डी इज़ द इंटरनल डायामीटर ऑफ द शाफ्ट, एंड आर इज़ द रेडियस विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय 2। तो यहाँ पे हम इस जे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो हमने पीछे ली थी। तो यहाँ से जो हमारे पास जो कैलकुलेशन होके आएगा रिज़ल्ट वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, टी अपॉन जे की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी इस इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। फिर इस टर्म को हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले गए, कुछ कैंसलेशंस हुए और उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो कुछ इस तरह से है, टी इज़ इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ कैपिटल डी पावर 4 माइनस डी पावर 4 इन ब्रैकेट अपॉन डी। और ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से हम स्ट्रेंथ ऑफ द हॉलो शाफ्ट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लूँ इस इक्वेशन को और थोड़ा इजी बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कुछ रेशो ले ली, इंटरनल डायामीटर टू द एक्सटर्नल डायामीटर, लेट अस से दैट इज इक्वल्स टू के। मैंने कुछ के फैक्टर ले लिया और पूरी ऊपर वाली इक्वेशन में से अब यहाँ से मैंने कैपिटल डी कॉमन ले लिया, कैपिटल डी पावर 4 इसको मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसी में से कुछ कॉमन लेके फर्दर आगे कुछ कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 टाउ। यहाँ से मैंने कैपिटल डी पावर 4 जब कॉमन लूँगा तो पीछे रह जाएगा मेरे पास 1 माइनस स्मॉल डी पावर 4 अपॉन कैपिटल डी पावर 4। और इसी रेशो को हमने यहाँ पे के डिसाइड किया है, तो यहाँ पे पावर 4 है, कॉमन पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास के पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक और रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, टी इज़ इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 टाउ इंटू डी पावर 3 1 माइनस के पावर 4। और ये भी रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं और ये ऊपर वाला भी रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉलो शाफ्ट। इसी के साथ हमारा छोटा सा एक रिलेशन और भी है कि मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसके अंदर मुझे ये पता है कि पावर कितनी जनरेट हो रही है या कितनी पावर मोटर से शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट हो रही है, कितने आरपीएम के ऊपर वो ट्रांसमिट कर रहा है वो पावर को। तो वहाँ से भी हम टॉर्क ट्विस्टिंग जो हो रही है, मतलब कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से भी इसको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रिलेशन दिस वन, where P is the power is equals to 2 pi nt upon 60। तो इस रिलेशन की हेल्प से भी हम इजीली ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली, कि जब किसी शाफ्ट के ऊपर कुछ लोड एक्ट करे और उस लोड के कारण जितने भी तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हों उनमें से सिर्फ हम बेंडिंग की ही बात करें जब बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा, तो तब हम बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पहले से स्टडी कर रखा है, तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन स्टडी की थी, m अपॉन आई इज़ इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन वाई इज़ इक्वल्स टू ई बाय आर। तो यहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो है m इज़ द बेंडिंग मोमेंट, जो उसके यूनिट्स हैं वो है न्यूटन, mm, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, किलो न्यूटन mm भी हो सकता है, मेगा न्यूटन mm भी हो सकता है, मेगा न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो किसी तरह से भी इसके जो यूनिट्स हैं वो हो सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर होंगे, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास I, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जिस एक्सिस के अबाउट वो हमारी शाफ्ट रोटेट कर रही है उसी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसके यूनिट्स हैं हमारे पास mm पावर 4। नेक्स्ट इज़ बेंडिंग स्ट्रेस, कि जब कुछ लोड एक्ट होगा बेंडिंग की फॉर्म में उस शाफ्ट के ऊपर, तो उसके शाफ्ट के मटेरियल के अंदर जो हमारे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, जो डायरेक्ट स्ट्रेस लगेंगे जो कि बेंडिंग की फॉर्म में होंगे, तो वो कुछ इस तरह से होंगे, न्यूटन पर स्क्वायर mm उसके यूनिट्स होंगे। नेक्स्ट इज़ y इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर, कि जो शाफ्ट के सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट फाइबर तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस भी काउंट कर सकते हैं, वो होगा। इसके यूनिट्स हम mm या मीटर में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा E,
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज़ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि किस रेडियस के अंदर उसकी बेंडिंग होने के चांसेस हैं, या बेंडिंग होने के बाद उसका जो रेडियस बनेगा उसके यूनिट्स हम बेसिकली के अंदर डिनोट करेंगे। तो उसी तरह से जैसे हमने पिछले स्टेप में किया कि इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट 2 टर्म्स को अगर कैलकुलेट कर लें, इसको कंसीडर कर लें, तो यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस करें, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन इस्टेब्लिश होकर सामने आएगा। वो कुछ इस तरह से होगा, m/i इज़ इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस ओवर y। मुझे पता है I होता है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सॉलिड शाफ्ट के लिए या सॉलिड क्रॉस सेक्शनल शाफ्ट के लिए जो होती है वो होती है हमारे पास π/64 × d⁴, और हॉलो शाफ्ट के लिए होती है π/64 D4 माइनस स्मॉल d4। सो इसी को हम अब सॉलिड के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हॉलो के लिए बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन होके आएगी सामने। तो दैट इज़ m इज़ इक्वल्स टू π/32 बेंडिंग स्ट्रेस इंटू d³। यहाँ से ये जो इक्वेशन बनी मेरी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली। एंड इसी की हेल्प से हम यहाँ पे इजीली डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को अगर हम हॉलो शाफ्ट के लिए यूज़ करना चाहें तो हमें पता है कि जैसे अभी हमने बात की कि यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर द हॉलो। तो यही फॉर्मूला जब हम इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे डालेंगे, तो ये यहाँ पे डालेंगे तो ये ही चेंज होके मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, π/32 बेंडिंग स्ट्रेस इंटू D4 माइनस स्मॉल d4 ओवर d। जैसे कि पिछले स्टेप में अंदर हमने कुछ चेंजेस किए कि यहाँ पे इंटरनल डायमीटर टू द एक्सटर्नल डायमीटर रेशो हमने एक के फैक्टर ले लिया था ताकि उस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना इजी हो जाए। उसी तरह से हम यहाँ पे भी के फैक्टर ले लेंगे। इसी इक्वेशन से हमने d⁴ कॉमन ले लिया और पीछे बच गया मेरे पास 1 माइनस स्मॉल d⁴ अपॉन D⁴। यहाँ से कुछ कैंसलेशंस हुए और फाइनल जो इक्वेशन मेरे सामने आई दैट इज़ π/32 इंटू बेंडिंग स्ट्रेस इंटू d³ इंटू 1 माइनस K⁴ ब्रैकेट क्लोज। और इस इक्वेशन को, या जैसे हमने लास्ट इक्वेशन निकाला था, उन दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सो नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टॉर्शनल एंड बेंडिंग मोमेंट। कि जब भी किसी शाफ्ट को स्ट्रेंथ बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं तो जो तीसरी तरह का डिज़ाइन है जिसके अंदर हम दोनों ही फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। तो जब भी किसी शाफ्ट को कंसीडर किया जाता है इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने के लिए, तो नंबर ऑफ़ इलास्टिक फेलियर थ्योरीज़ हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट बेसिकली हम 2 थ्योरीज़ को ही कंसीडर करके कंबाइंड इफेक्ट के अंदर शाफ्ट का डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेस्ट थ्योरी। इसके अंदर हम बेसिकली जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं जैसे कि माइल्ड स्टील, इस तरह के जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको सब्जेक्ट करके हम उनका डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन्स थ्योरी। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए जैसे कि कास्ट आयरन। सो उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ हमने टर्मिनोलॉजी ली है कि जो यहाँ पे टाउ है, टाउ इज़ अ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण कितना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस या इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 तरह की स्ट्रेसेस कंसीडर होती हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और इन्हीं के कारण ही हमारी बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो मटेरियल के अंदर एक्ट करेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेस्ट थ्योरी। उसके अकॉर्डिंगली क्या है, किसी भी मटेरियल के अंदर जब हम कंबाइंड इफ़ेक्ट की बात करें कि जब किसी मटेरियल के अंदर दोनों तरह की स्ट्रेसेस को कंसीडर किया जाए, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, तो उस दौरान जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी उस मटेरियल के अंदर वो कुछ इस तरह से दी गई होगी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर।
तो इस इक्वेशन के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ नोट करेंगे, कुछ डालेंगे। वो वैल्यूज़ हमने कहाँ से लेनी है? बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू एंड टाउ की वैल्यू। और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे हम जो पिछले इक्वेशन के अंदर जब हमने बात की थी डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो तब यहाँ पे हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए ये इक्वेशन कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे हमने कुछ टाउ की वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 32 ऊपर ले गए, पाई नीचे आ गया एंड डी क्यूब भी नीचे आ गया। तो मेरे पास यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू निकाल ली हमने। इसी तरह से यहाँ से हम टाउ की कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। टाउ की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 × T/πd³। दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो करने के बाद हमारे पास कुछ नेट रिज़ल्ट आएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये इजीली आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इजीली समझ आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, दोनों का स्क्वायर ले लिया, फिर दोनों को 32 था, 16 और 2 को अलग कर लिया। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर 2 होगा तो यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद ये मैंने दोनों इक्वेशन दोनों साइड सेम कर ली। फिर पूरी की पूरी दोनों इक्वेशन में से दिस इज़ माई ए एंड दिस इज़ बी, दोनों में से मैंने 16 × 2/πd³ कॉमन ले लिया। ये दोनों टर्म्स मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे पेंडिंग बच गई। तो दोनों को फर्दर मैंने अलग अलग कर दिया। ये कुछ इस तरह से होगा, मैंने साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है कि √(a × b = √(a × b)। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। यहाँ से स्क्वायर रूट से इसकी जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो गया। फर्दर रखे कुछ कैलकुलेशंस हुए। ये यहाँ पे 1/2 जो 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 16/πd³ यहाँ पे बच गया, √(m² + t² यहाँ पे बच गया। तो यहाँ से मेरे पास जो एक इक्वेशन सामने आती है, ये टाउ मैक्सिमम इज़ इक्वल्स टू 16/πd³ इंटू दिस वैल्यू। यहाँ से मैंने पूरी की पूरी इस टर्म को इक्वल टू के इधर लेके जाऊँगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये टर्म मुझे पता है कि क्या कहलाती है कि π/16 × टाउ मैक्सिमम d³ एंड दिस इक्वेशन इज़ नोन एज इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। ये इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्यों कहलाएगी? क्योंकि जो हमने ये रिलेशन सेटअप किया है √(m², t², दिस इज़ एक्चुअली नोन एज इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। जब ये इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट के इक्वल होगा, जिसको हम TE के साथ भी नोट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि TE इज़ इक्वल्स टू √(m², t² इज़ इक्वल्स टू π/16 टाउ मैक्सिमम इंटू d³ एंड इट कैन बी रिटन एज π/16 टाउ इंटू d³। जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशंस के अंदर हमें टाउ मैक्सिमम की वैल्यू अगर टाउ की इक्वल दी गई हो, अगर कोई कंडीशन पर्टिकुलर ना दी गई हो, तो इसको दोनों को इक्वल हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक इस्टेब्लिश किया रिलेशन जो हमें बता रहा है कि TE इज़ इक्वल्स टू m² + t²। यहाँ से इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, इसको ही यूज़ करके हम फर्दर आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और नेक्स्ट सॉलिड के लिए है कि सॉलिड के लिए भी मेरा जो ये रिलेशन है वो कुछ इसी तरह से लिखा जा सकता है। TE कैन बी रिटन एज π/16 टाउ d³ 1 - k⁴। ये हॉलो के लिए यूज़ करेंगे और इसको हम सॉलिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड डिज़ाइन के अंदर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। जो हमें रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है या रिलेशन हमें पता है, दैट इज़ बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम किसी मटेरियल के अंदर कब होगी, जब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। और ये रिलेशन है 1/2 इंटू बेंडिंग स्ट्रेस प्लस 1/2 √ बेंडिंग स्ट्रेस स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर। इन दोनों की जगह भी हमें कुछ पहले की जैसे ही वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है। जैसे कि हमें पता है कि टाउ की वैल्यू पता है हमें 16 × T/πd³ एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज़ 32 m/πd³। यही दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और कुछ कॉमन आएगा पिछले इक्वेशन की तरह ही, कुछ हम कैंसिल आउट करेंगे। सो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ ले लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी, फिर वहाँ से मैंने किया, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, यहाँ से मैंने एज इट इज़
दोनों इक्वेशंस में से 32/πd³ स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने। तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे ये अलग अलग हो जाएगा आगे चल के, जैसे मैंने पिछले वाले स्टेप में किया था। √a × b कैन बी रिटन एज √a × √b। तो यहाँ से मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं। इन दोनों में से अब मैं यहाँ से 1/2 × 32m/πd³ या ये और यहाँ से ये दोनों टर्म्स कॉमन ले ली, और पीछे मेरे पास जो बचा यहाँ पे m बच गया और प्लस का साइन बीच में है, यहाँ पे मेरे पास ये वाली टर्म बच गई। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, दोनों की दोनों टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई में आ गई। और फर्दर जो ये मेरे पास टर्म आएगी, इस टर्म को फर्दर मैं ऊपर ले गई यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये ऊपर चले गई। और ये टर्म जो मेरे पास आई इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, जैसे पिछले वाले में हमने निकाला था इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, इसमें हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। सो यहाँ से मेरे पास ये आ गया रिलेशन, ME कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ m प्लस √m² प्लस t², और इसको हम इसके भी इक्वल लिख सकते हैं उसी तरह से जैसे हमने पिछले रिलेशन में एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आई, फाइनल इक्वेशन, दैट इज़ ME इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m प्लस √m² प्लस t²। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर जब हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी दोनों के बिहाफ पे, जब दोनों तरह का स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ से ये रिलेशन हम जो यूज़ कर सकते हैं सॉलिड शाफ्ट के लिए, और ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं हॉलो शाफ्ट के लिए। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम शाफ्ट का डिज़ाइन दो बेसिस पे करते हैं, स्ट्रेंथ बेसिस एंड रिजिडिटी बेसिस। स्ट्रेंथ बेसिस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है 3 स्टेप्स के अंदर, और रिजिडिटी बेसिस के ऊपर जब हम किसी शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। T/J इज इक्वल्स टू τ/R इज इक्वल्स टू g⁻L टॉर्शन इक्वेशन कि उसी के अंदर जब हमें किसी शाफ्ट के मटेरियल की स्टिफनेस को कैलकुलेट करना हो कि उसका जो मटेरियल है वो कितना स्टिफ है, कितना रिजिड है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। T/J इज इक्वल्स टू g⁻L। यहाँ पे T है हमारी ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, J है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, J इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ से हम इनमें से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, या पिछले स्टेप्स में से हम T की वैल्यू, J की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से बेसिकली हमें थीटा कैलकुलेट करना होता है, या कई बार क्या होता है थीटा गिवन होता है, हमें L कैलकुलेट करना होता है। सो इसी के साथ मेरा ये जो डिज़ाइन का वीडियो था, डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट, ये कंप्लीट है। होपफुली आप सभी को सारे के सारे स्टेप इजीली समझ आए होंगे। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा है, बट मैंने डिटेल में इसे समझाने की कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत ना आए। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी फर्दर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए किस तरह से वीडियो लगा आपको। सत श्री अकाल।